हे गाइस व्हाट इज़ अप। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं बाइनरी सर्च ट्रीज़ के बारे में। इससे पहले यार हमने जेनरिक ट्रीज़ देखे थे एंड नॉर्मल बाइनरी ट्रीज़ देखे थे। हमने उन दोनों के स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस भी देख लिए थे कि क्या क्या हो सकते हैं एंड देन लास्ट में उन पे क्वेश्चंस भी कर लिए थे। ठीक है, तो आज के कार्यक्रम में यार हम लोग बाइनरी सर्च ट्रीज़ के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं, कैसे इन पे काम होता है, किस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है और क्या फ़ायदे हैं इनका यूज़ करने के। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्रीज़ को स्टार्ट करने से पहले यार एक प्रॉब्लम को देखते हैं। हमारी प्रॉब्लम कहती है यार कि व्हाट डेटा स्ट्रक्चर वुड यू यूज टू स्टोर अ ह्यूज मॉडिफाइबल डेटा। कहने का तात्पर्य क्या है, आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है ना, आपके पास कोई बहुत बड़ा डेटा सेट है एंड वो मॉडिफाइबल है, यानी कि आपको उस पर ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, है ना। आपको नए नए रिकॉर्ड्स एंटर करने पड़ते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स डिलीट करने पड़ते हैं, कुछ सर्च करने पड़ते हैं, अपडेट करने पड़ते हैं। बेसिकली आपके पास जो डेटा है आपको उसको यूज़ करना है, उस पर कुछ ऑपरेशंस करने हैं। ठीक है, तो उसको स्टोर करने के लिए यार आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो एक बोला कि सर मैं बताता हूँ, मैंने बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं। वो बोलता है यार कि सर मैं एरेज का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लिंक लिस्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ या फिर ट्रीज का इस्तेमाल कर सकता हूँ, है ना। सारे के सारे मेरे को आते ही हैं। ठीक है भाई, बात तो सही है। हम अपना डेटा को किसी भी तरीके से स्टोर कर सकते हैं इनमें से, है ना। लेकिन अब बात करते हैं यार, ये जो मॉडिफाइबल डेटा था, यानी कि हमें जो ऑपरेशंस करने थे, है ना, वो कितना टाइम हम लगाएंगे इन डेटा स्ट्रक्चर्स पे, है ना। सबसे पहले बात करते हैं यार हमें कौन कौन से ऑपरेशंस करने थे। ऑपरेशंस का मतलब है यहाँ पे मुझे मुझे बेसिकली ये सारे ऑपरेशंस करने हैं, है ना। मुझे अपने डेटा में कोई आइटम सर्च करना है कि यार ये मेरे डेटा में है या नहीं, है ना। मुझे नए नए आइटम्स इंसर्ट करने हैं एंड मुझे पुराने वाले डिलीट करने हैं। ठीक है, ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो मैं अपने डेटा सेट पे करना चाहता हूँ। बात सही है। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें कि ये जो सारे के सारे ऑपरेशंस हैं ये हम काफ़ी एफिशिएंटली कर पाएँ। ठीक है यार, शुरुआत से पकड़ते हैं। मान लो मैंने एरेस को पकड़ लिया, ठीक है। तो मान लो यार ये हमारी एरे है ना, हमें इस वाली एरे पे कुछ काम करना था। ठीक है, तो एक बात सोच के बताओ यार, जब भी हमें एरे के बारे में पता है, हम एरे को कैसे स्टोर करते हैं, हम बेसिकली एरे का एक रेफरेंस रखते हैं अपने पास, है ना, कि यार हमारी एरे यहाँ से स्टार्ट हो रही है। बात सही है। तो अब बात करते हैं यार, हमारे पास अगर इस एरे का ये रेफरेंस है, हमें पता है कि यार ये हमारी एरे है, तो हमें सर्च में कितना टाइम लगेगा, है ना। देखो यार, हमारे पास जो डेटा है वो हमें नहीं पता कि किस ऑर्डर में रखा हुआ है, तो डेफिनेटली सर्च करने में हमें मैक्सिमम ऑफ एन समय लग सकता है ना। मैक्सिमम केस में हमें पूरी एरे पे ट्रेवर्स करना पड़ सकता है अपने आइटम को सर्च करने के लिए। ठीक है, इंसर्ट की बात करते हैं यार, इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। तो इंसर्ट के लिए यार देखो, हमारे पास एरे का रेफरेंस है ना, तो इसकी मदद से हम इसका साइज भी पता कर सकते हैं कि यार हमारे एरे का साइज कितना है। बात सही है। या फिर ये इस तरीके से समझ लो, हम एरे के स्टार्ट के साथ साथ एरे का एक एंड भी रख सकते हैं अपने साथ, है ना। तो हमें यार इंसर्ट करने में ज़्यादा इशू नहीं है, हम अपने एंड को चेक करेंगे हमारा एंड कहाँ पे है, उससे नेक्स्ट वाले डेटा आइटम में जाके एक नई वैल्यू डाल देंगे। तो इंसर्ट हमारे लिए सस्ता है यार, इंसर्ट हम ऑफ वन में कर पा रहे होंगे। बात सही है भाई। रिमूव की बात करते हैं यार, रिमूव कितने समय में कर पा रहे होंगे हम। मान लो मुझे इनमें से कोई भी आइटम रिमूव करना है, मान लो मुझे 7 वाला रिमूव करना है, तो सबसे पहली बात यार, जो आइटम रिमूव करना है उसको मुझे सर्च करना पड़ेगा पहले तो, है ना यार। जो मुझे आइटम रिमूव करना है उसको तो मैं पहले सर्च कर रहा हूँ कि वो कहाँ पे है। तो सर्च में ही अगर मेरा ऑफ एन समय लग रहा है, तो डेफिनेटली रिमूव में मिनिमम ऑफ एन तो लगेगा ही, है ना। इसके अलावा यार एरेस में एक और परेशानी होती है। अगर मान लो मेरे को ये आइटम रिमूव करना है, मैंने 7 रिमूव कर दिया, तो ये जो बचे हुए सारे के सारे आइटम्स थे, इनको मेरे को एक एक स्टेप शिफ्ट भी करना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि ऑफ एन में मैक्सिमम ऑफ एन काम एक्स्ट्रा भी हो सकता है हमारा, लेकिन इसको अभी के लिए ऑफ एन ही लिख लेते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं हमारा रिमूव भी ऑफ एन में हो जाएगा। ठीक है भाई। तो एरे के लिए यार, एरे के लिए हमें समझ में आ रहा है, सर्च इस तरह में कर सकते हैं, इंसर्ट हम ऑफ वन में कर सकते हैं, रिमूव हम ऑफ एन में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर पे जंप करते हैं। तो जो नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है यार हमारे पास, वो है लिंक लिस्ट। बंदा कहता है कि सर एरे नहीं, लिंक लिस्ट का इस्तेमाल कर लो, फायदा रहेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात यार, लिंक लिस्ट का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक हेड पॉइंटर होगा, है ना, हमारे पास अपनी लिंक लिस्ट का हेड रहेगा। बात सही है। थोड़ा सा टाइम एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम एक टेल भी रख सकते हैं, यार हमारे लिंक लिस्ट का टेल ये है। बात सही है। अब मुझे बताओ कि अगर हमें सर्च करना है कोई आइटम, तो हम अभी भी यार हर एक आइटम पे जाके चेक कर रहे होंगे ना कि मेरा वाला आइटम है या नहीं। बात सही है। तो यार सर्च तो यहाँ पे भी ऑफ एन में ही हो रहा है ना यार। इंसर्ट इंसर्ट की बात करें तो यार, इंसर्ट हमारे लिए सस्ता हो सकता है। मान लो मेरे को कोई जो नया डेटा आइटम है वो सिर्फ हेड में ही इंसर्ट कर रहा हूँ, मैं हर बार जब इंसर्ट करूँगा मैं हेड में ही करूँगा, तो हमारे पास इंसर्ट सस्ता है, हमारे पास इंसर्ट ऑफ वन में हो सकता है। बात सही है। रिमूव रिमूव के लिए फिर से सेम कहानी यार, हमें पहले सर्च करना पड़ेगा ना यार। जिस बंदे को मैं रिमूव करना चाहता हूँ उसे तो मैं पहले ढूंढूंगा कि यार कहाँ पे है ये, है ना। तो सर्च में ही हमारा ऑफ एन समय लग रहा है, तो रिमूव में भी ऑफ एन ही लगेगा। लिंक लिस्ट का यूज़ करने का यार फ़ायदा ये रहेगा, जैसे एरे में हमें मान लो ये वाला आइटम मैंने रिमूव किया था, तो ये बाकी के सारे आइटम मेरे को शिफ्ट करने पड़े थे ना, वो काम मुझे यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, है ना। मान लो मुझे ये 7 रिमूव करना था, तो मैं डायरेक्ट 2 का लिंक चेंज कर दूंगा, है ना। बस ये लिंक चेंज करने से हमारा आइटम रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमूव में सिर्फ ऑफ एन ही समय लग रहा होगा, जो कि सर्च वाला है ना। एक्चुअल में रिमूव करने में ज़्यादा समय नहीं लग रहा होगा। ठीक है, तो लिंक लिस्ट का भी हमें समझ में आ रहा है यार कि लिंक लिस्ट में हम कितने कितने समय में काम कर सकते हैं। एक बार ट्रीज की भी बात कर लेते हैं। हमारे जो लास्ट डेटा स्ट्रक्चर है, हमने जो बाइनरी ट्री देखे हैं अभी, उसकी बात करते हैं, है ना। तो यार बाइनरी ट्री में भी अगर मुझे कोई एलिमेंट सर्च करना है ना, मान लो मेरे को बाइनरी ट्री में हमारी रूट गिवन है। बाइनरी ट्री का मतलब है मुझे उस ट्री की रूट गिवन है। अब मुझे कोई एलिमेंट सर्च करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यार, मुझे इसके दोनों चाइल्ड्स पे जाना पड़ेगा ना। बात सही है। मान लो मुझे यहाँ पे 9 सर्च करना है, तो मुझे पता थोड़ी है कि वो लेफ्ट चाइल्ड में है या फिर राइट चाइल्ड में है।
तो मुझे यहाँ पे भी हर एक आइटम पे जाना पड़ेगा, हर एक डेटा पॉइंट पे जाना पड़ेगा, हर एक नोड पे जाना पड़ेगा। बात सही है यार? तो सर्च में भी हमें कितना समय लग रहा होगा यार? हमें सर्च में भी अभी यहाँ पे भी O समय लग रहा होगा, है ना? सर्च हमें हर एक नोड पे जाके ही मिल सकता है अपना बंदा, अगर हमारे पास एक सिंपल बाइनरी ट्री है तो। ठीक है, तो सर्च हमारा ओपन है, ठीक है यार, समझ में आ रहा है। इंसर्ट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल यार, मुझे मेरी रूट दे रखी है ना, और मुझे एक नया बंदा इंसर्ट करना है, तो मैं उसको कितने समय में कर पा रहा हूँ, है ना? तो यार ये चीज़ डिपेंड करती है हमें इंसर्ट कहाँ पे करना है। देखो, एरे या लिंक लिस्ट हमारे पास लीनियरली स्टोर्ड है ना, तो हमें पता था यार, या तो हम स्टार्ट में कर रहे होंगे, एंड में कर रहे होंगे, या कहीं पे बीच में कर रहे होंगे, है ना? यहाँ पे हमारे पास श्योर नहीं है कि हम कहाँ पे जाके इंसर्ट करते हैं। हो सकता है मैं इस नोड के लेफ्ट या राइट में कर रहा हूँ, हो सकता है इस नोड के लेफ्ट या राइट में कर रहा हूँ, या फिर और हो सकता है कहीं पे भी कर रहा हूँ, है ना यार? तो बाइनरी ट्री के केस में भी हमें ऑल द वे डाउन जाना पड़ेगा, हमें सारे नोड्स पे देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे इंसर्ट करना है। तो हमारा इंसर्ट का काम भी यार यहाँ पे O ऑफ n में होता है। अगर हमें नॉर्मल बाइनरी ट्री में कुछ इंसर्ट करना है एलिमेंट, तो वो हम O ऑफ n में कर रहे होते हैं, ठीक है? ऐसा क्यों किया हमने? और बिकॉज हमें पता नहीं है यार हमें कहाँ पे इंसर्ट करना है ना? हमें मान लो कोई बंदा बोलता है कि यार यहाँ पे इस वाले ट्री में एक नई नोड इंसर्ट कर दो 5 की, तो हमें बताना पड़ेगा उसको, हमें बताना पड़ेगा कि यार हमें मान लो 5 यहाँ पे इंसर्ट करना है 3 के राइट में, है ना? तो एक्चुअली हमें पोजीशन ढूंढने के लिए कि यार हमें एक्चुअल में कहाँ पे इंसर्ट करना है, हमें O ऑफ n समय लग रहा होगा, ठीक है? बात करते हैं यार रिमूव की। रिमूव की फिर से सेम कहानी, जितना समय सर्च में लगता है उतना तो लगेगा ही रिमूव में डेफिनेटली, है ना? और उससे ज़्यादा लगने को और भी ज़्यादा लग सकता है। फॉर एग्जांपल यार, हमारे इस वाले केस में भी सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि मुझे ये 9 रिमूव करना है, तो मुझे 9 को ढूंढना पड़ेगा। 9 को ढूंढने के लिए मैंने O ऑफ n काम किया, है ना? अब मान लो मैं ये नोड रिमूव कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ कुछ कनेक्शंस स्विच करने पड़ेंगे ताकि जो इसके चाइल्ड्स हैं वो सारे के सारे हमारे ट्री में ही रहे। बात सही है? तो यानी कि यहाँ पे हमारा O ऑफ n के प्लस में भी कुछ काम हो रहा होगा, है ना? एग्जैक्टली क्या काम हो रहा होगा? बेसिकली वो कॉन्स्टेंट काम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ पे इस केस को भी हम O ऑफ n ही ले सकते हैं, ठीक है? तो बाइनरी ट्री की कहानी भी समझ में आ रही है यार। हमारे पास यहाँ पे सर्च, इंसर्ट और रिमूव तीनों ही O ऑफ n में हो रहे हैं। तो अब समझने की कोशिश करते हैं यार, ये जो एक्चुअल में हमने ऑपरेशंस किए थे, क्या ये फिजिबल भी है रियल वर्ल्ड में? फॉर एग्जांपल यार, मैं इंडिया की पॉपुलेशन ही ले लेता हूँ, है ना? सबके आधार कार्ड स्टोर करने हमने, ठीक है? इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? और इट इज़ नियरली 1 बिलियन, है ना? 1 बिलियन का मतलब क्या है यार? हमारे पास 10 की पावर 9 बंदे हैं, ठीक है? अब बात करते हैं यार, एक बंदे को एक ऑपरेशन करने में हमारे कितना समय लगता है ना? तो यार आजकल के कंपाइलर्स हमारे 10⁻⁶ ऑपरेशंस एक सेकंड में कर सकते हैं, है ना? तो यार मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि मेरे को एक ऑपरेशन करने के लिए 10⁻⁻⁶ सेकंड लगेंगे। बात सही है? मेरे को अगर एक सिंगल ऑपरेशन करना है तो मेरे को इतना समय लग रहा होगा, है ना? अब मान लो यार मेरे पास इतना बड़ा डेटा सेट था, मेरे पास 10⁻⁹ बंदों का डेटा सेट था, और इसमें मुझे एक सिंपल सा काम करना है जो कि है सर्च, है ना? मेरे को एक सिंपल काम करना है सर्च। यहाँ पे हमने देखा यार कि हमारा कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज कर ले, हमारे सर्च में O ऑफ n समय लगता है ना? तो इसका मतलब क्या होगा यार, हमें अगर 10⁻⁹ बंदों का डेटा सेट सर्च करना है, उसमें से कोई एक एलिमेंट भी सर्च करना है, तो हमें कितना काम करना पड़ रहा होगा? इतने हमारे पास बंदे हैं और हमारे पास एक ऑपरेशन का इतना टाइम है, तो हमें टोटल 10⁻³ सेकंड्स लग रहे होंगे, विच इज़ नियरली इक्वल टू 16 मिनट्स, है ना? हमें एक सिंपल सर्च करने के लिए यार 16 मिनट का वेट करना पड़ेगा, विच इज़ डेफिनेटली नॉट फिजिबल, है ना? बात सही है? अब एक बंदे बोलेगा कि सर यार, एरेज में हमारे पास एक ऑप्शन होता है ना, हम एरेज को मान लो हम सॉर्टेड एरेज रख लें, हमें सॉर्टेड एरेज रख ली, तो ये जो सर्च है ये O ऑफ n की जगह O ऑफ log n में आ जाता है ना? और log n तो काफ़ी कम होता है। बिल्कुल सही बात है यार। अगर हम अपनी एरे को सॉर्टेड फॉर्म में रखें तो हमारा सर्च तो काफ़ी सस्ता हो जाएगा, लेकिन जो इंसर्ट और रिमूव है उसमें कितना समय लग रहा होगा? तब देखो, सॉर्टेड एरे है अगर हमारे पास, मान लो यार ये हमारे पास एक एरे है जो कि सॉर्टेड है, इसमें हमें एक नया बंदा इंसर्ट करना है, तो उसकी पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी ना, उसको कहाँ इंसर्ट करना है। तो उस केस में यार हमारा इंसर्ट महंगा हो जाएगा, उस केस में हमारे इंसर्ट में O ऑफ n समय लग रहा होगा, है ना? रिमूव में फिर भी O ऑफ n ही लग रहा होगा। रिमूव में O ऑफ n क्यों लग रहा होगा? बेसिकली सर्च तो हमारा सस्ता हो गया, सर्च तो हमने O ऑफ log n में कर दिया, बट हमने देखा था यार कि अगर हम जब रिमूव कर रहे थे तो हमें डेटा एलिमेंट्स को शिफ्ट भी करना था, यानी कि हमें कुछ एलिमेंट्स शिफ्ट भी करने पड़ रहे होंगे, उस केस में हमारा O ऑफ n समय लग जाएगा। बात सही है? तो अगर हम सॉर्टेड एरेज भी यूज़ कर ले तो भी हमारा सिर्फ सर्च सस्ता हो पाएगा, लेकिन इंसर्ट और रिमूव के लिए हमें अभी भी 16 मिनट वेट करना पड़ रहा होगा, है ना? तो यार क्या कर सकते हैं फिर, है ना? अब तक हमने जितना भी डेटा स्ट्रक्चर थे कि उनमें से कोई भी फिजिबल नहीं है हमारा एक सिंपल सा डेटा सेट, यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन को स्टोर करने के लिए भी नहीं, है ना? उनके मान लो नाम ही स्टोर करना है, आधार कार्ड स्टोर कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं यार? तो इसके लिए यार हम अब देखने वाले हैं बाइनरी सर्च ट्रीज को। बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री की मदद से ये तीनों के तीनों ऑपरेशन हम log n में कर पाते हैं। एग्जैक्टली कैसे ये log n आता है इस पर भी देखेंगे हम, बट पहले ये देखते हैं यार क्या ये log n कितना बेटर है हमारे n से, है ना? जब हम नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे थे तो हमारी जो O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी, ये log n उससे कितना बेटर है। तो सेम एग्जांपल लेते हैं यार, हमारे पास 10⁻⁹ बंदों का डेटा सेट था, है ना? एंड नॉर्मल सर्च करने में, नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने में हमें यहाँ पे एक O ऑफ n ऑपरेशन करने के लिए हमें यहाँ पे 16 मिनट का वेट करना पड़ रहा था, है ना? तो यार ये जो 10⁻⁹ है ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है 2⁻30 के भी, है ना? 2⁻ कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होता है इससे। अब मान लो यार मेरे पास इतना बड़ा डेटा सेट है एंड मेरे को एक ऑपरेशन करना है जो कि log n में हो रहा है, तो कितना समय लग रहा होगा यार? अगर मैं यहाँ पे log base 2n वाला कुछ काम करूँ तो मेरे को यहाँ पे 30
log बेस 2 काम करना पड़ेगा, यानी कि मुझे बस 30 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, यानी कि 1 बिलियन डेटा सेट को प्रोसेस करने के लिए, है ना। और एक ऑपरेशन में हमने देखा था यार 10⁻⁻6 सेकंड्स लगते हैं, तो यानी कि इस पूरे डेटा सेट को मैं सिर्फ 30 माइक्रो सेकंड्स में प्रोसेस कर सकता हूँ, है ना यार। कहाँ मुझे यार 16 मिनट वेट करना पड़ रहा था और कहाँ मैं सिर्फ 30 माइक्रो सेकंड्स में प्रोसेस कर पा रहा हूँ। तो समझने की बात ये है यार कि ये जो लोग होता है ये मच फास्टर रहता है ऑफ एन से, है ना। तो हमें समझ में तो आ रहा है यार बीएसटी को यूज़ करने के दुनिया भर के फायदे हैं, है ना। बीएसटी को यूज़ करके हमारी ज़िंदगी आसान बन सकती है। अब बात करते हैं यार बीएसटी बाइनरी सर्च ट्रीज होते ही क्या है ना। तो यार बाइनरी सर्च ट्री एक स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री है, यानी कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इसी टाइप का रहेगा। हमारे पास कुछ नोड रहेंगे, उसके दो दो चाइल्ड्स रहेंगे, और यहाँ पे फिर से सेम स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा होगा। तो मतलब यानी कि हम एक बाइनरी ट्री की ही बात कर रहे हैं। बट इस बाइनरी ट्री में यार, इस बाइनरी ट्री में हम जो ऑर्गेनाइज करते हैं अपने डेटा को, वो इस वे में करते हैं कि जो भी प्रोसेस हम कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा क्विकली हो सके, है ना। यानी कि हम एक बाइनरी ट्री ही बना रहे होंगे विद सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़। तो बात करते हैं यार वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो किसी बाइनरी ट्री को बाइनरी सर्च ट्री बना देती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है यार, अगर कोई भी बाइनरी ट्री इन वाली प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है तो हम उसको एक बाइनरी सर्च ट्री बोल सकते हैं। तो सबसे पहली बात यार, फॉर ईच नोड, है ना, हमें हर एक नोड के लिए चेक करना है। हर एक नोड के लिए जो भी वैल्यू हमारी नोड के लेफ्ट सब ट्री में है वो सारी की सारी उससे छोटी होनी चाहिए, एंड सारी की सारी नोड, वैल्यू ऑफ ऑल नोड जो भी हमारे राइट सब ट्री में है वो हमसे बड़ी होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है यार, मान लो ये हमारी रूट थी, है ना, ये हमारी रूट थी। तो जितने भी बंदे मेरे लेफ्ट सब ट्री में है वो सारे के सारे इससे छोटे हैं, जितने भी बंदे मेरे राइट सब ट्री में है वो सारे के सारे इससे बड़े हैं। बात सही है। एंड ये काम यार मुझे हर एक नोड के लिए करना है, सिर्फ रूट के लिए नहीं, मुझे ये काम हर एक नोड के लिए करना है, ठीक है। तो मैं अपने बाइनरी ट्री को यार इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि जहाँ पे मेरी ये जो रूट है उसका जो ये लेफ्ट सब ट्री है उसमें सारे के सारे बंदे हमसे छोटे रहेंगे, है ना, और जो भी उसके राइट सब ट्री में होंगे वो सारे के सारे बड़े रहेंगे। तो अब ये रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर की तरह इस्तेमाल कर पा रहे होंगे हम, है ना। यानी कि अब ये काम हम इस सब ट्री पे भी लगा रहे होंगे, यानी कि इस सब ट्री की जो ये नोड होगी उसका जो ये लेफ्ट एंड राइट सब ट्री बनेगा उसमें भी सेम प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही होंगी, है ना। सेम कहानी यहाँ पे भी बनेगी, जो इस सब ट्री का रूट होगा उसके लेफ्ट वाले उससे छोटे होंगे, उसके राइट वाले उससे बड़े होंगे, ठीक है। तो हमें समझ में तो आ रहा है यार कब हम किसी बाइनरी ट्री को बाइनरी सर्च ट्रीज बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये वाला ट्री था हमारा, है ना, चेक करते हैं क्या ये बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं, ठीक है। तो ये हमारी रूट थी, रूट से शुरुआत करते हैं, हमारी रूट है 15। तो मुझे जो पहली चीज़ चेक करनी है वो ये है कि मेरी रूट से लेफ्ट वाले बंदे, यानी कि मैं इन बंदों की बात कर रहा हूँ, क्या ये सारे के सारे बंदे मेरी रूट से छोटे हैं। जी हाँ, चेक कर लो यार, ये भी छोटा है, ये सारे के सारी जो नोड्स हैं वो मेरी रूट से तो छोटी हैं, ठीक है। बात करते हैं यार क्या इसके जो राइट में बंदे बैठे हुए हैं, जो ये राइट में बंदे बैठे हुए हैं, क्या ये हमारी रूट से बड़े हैं। जी हाँ, सारे के सारे बड़े हैं। तो ये रूट के लिए तो सेटिस्फाई हो गया, क्या रूट के लिए मामला सही है। लेकिन अब सिर्फ रूट से काम नहीं चलेगा, मुझे ये काम हर एक नोड के लिए करना है, ठीक है। तो बात चलते हैं अब इस वाले नोड के लिए, ये जो 10 है, क्या इसके लेफ्ट में सारे छोटे हैं। जी हाँ, छोटे हैं, लेफ्ट सही है इसका। क्या इसके लिए राइट में सारे बड़े हैं। जी हाँ, बड़े हैं। तो यानी कि इस नोड के लिए भी मामला सही है, हमारे लिए 10 के लिए भी मामला सही है। 7 की बात करें, 7 बेचारा अकेले बैठा है, लेफ्ट राइट नहीं है, तो लीफ नोट अलाउड है, तो इसको कोई इशू नहीं है। बात करते हैं 12 की, 12 के लेफ्ट वाले उससे छोटे हैं, राइट वाले बड़े हैं, ठीक है, मामला सही है। सेम 25 के लिए देख रहे होंगे, लेफ्ट छोटा है, राइट बड़ा है, मामला सही है एकदम, ठीक है। तो हमें बस ये चेक करना है यार, हमें बस ये चेक करना है कि हर एक नोड के लिए उसके लेफ्ट सब ट्री वाले छोटे हों एंड उसके राइट सब ट्री वाले बड़े हों, तो हम उस पर्टिकुलर ट्री को एक बाइनरी सर्च ट्री कह सकते हैं, ठीक है यार। तो हमें समझ में तो आ रहा है कि बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है ना। अब बात करते हैं यार, ठीक है, हमने बाइनरी सर्च ट्री बना लिया है। अब बात करते हैं कि हमने जो वो सर्च और इंसर्ट, अपडेट और डिलीट वाले ऑपरेशंस वो लोग में कैसे हो पा रहे थे, है ना। तो मान लो यार हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है ना, हमें एक बाइनरी सर्च ट्री की ये रूट दे रखी है। अब हमें इसमें ऑपरेशन को सर्च करना है, मान लो मुझे ये सर्च करना है 20 को, तो हम कैसे इसको log n में कर पा रहे हैं। देखो, बाइनरी सर्च ट्री की मुझे प्रॉपर्टी पता है कि यार अगर मैं अपनी रूट से कंपेयर कर सकता हूँ, मैं अपनी इस पर्टिकुलर नोड से कंपेयर कर सकता हूँ कि यार जो बंदा मुझे चाहिए मैं सिर्फ अपनी रूट से कंपेयर करके पता कर सकता हूँ कि यार वो इसके लेफ्ट पार्ट में है या फिर इसके राइट पार्ट में है। बात सही है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ये 20 था यार, ये हमारे 15 से बड़ा था, तो मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि यार मुझे इन सारे बंदों पर तो सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। मुझे अब बस इतने बंदों पर सर्च करने की ज़रूरत है। बात सही है। तो अब यहाँ से और आगे बढ़ते हैं यार, मैंने कंपेयर किया 25 से। अब मेरे को पता है यार हमारा जो बंदा 20 है वो 25 से तो छोटा है, तो मैं फिर से कह सकता हूँ यार कि ये जो राइट वाले बंदे थे इसके, इस पर सर्च करने की अब ज़रूरत ही नहीं है ना। अब मैं सिर्फ इसके लेफ्ट पार्ट पे सर्च कर रहा हूँ और लेफ्ट में जाते ही मुझे 20 मिल गया, तो यानी कि मेरा आंसर आ गया है। मैं बता सकता हूँ कि यार मेरे पास 20 है या नहीं, है ना। मान लो यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट होता जो नहीं होता, मान लो मैं यहाँ पे अब 19 सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं फिर से इस पॉइंट पे पहुँच जाता, अब मेरे पास एक सिंगल नोट बचती है, तो मैं कंपेयर करा सकता हूँ कि यार ये मेरा जो बंदा है वो इसके बराबर है या नहीं, है ना। तो यानी कि मैं कर क्या रहा हूँ यार, देखो, पहले मेरा जो सर्च स्पेस था, यानी कि मुझे कितने बंदों पे काम करना था, वो n था, है ना। जब मैं रूट पे आया था तब मुझे n बंदों में से कोई एक बंदा ढूंढना था। बात सही है। लेकिन एक सिंगल ऑपरेशन के बाद, यानी कि मैंने एक ऑपरेशन किया, मैंने बस अपनी इस वाली नोट से कंपेयर किया, मेरा जो ये सर्च स्पेस था वो n से n/2 में कन्वर्ट हो गया, है ना। मैंने एक हाफ तो उसका नेग्लेक्ट ही कर दिया कि यार इस हाफ में तो मिलेगा ही नहीं,
बात सही है। अब इस n/2 बंदों के लिए है ना, जब मैं यहाँ पे था मेरे पास n/2 बंदे थे, हमारे पास n/2 कैंडिडेट्स थे अपने बंदे को सर्च करने के लिए। उस पर मैंने एक और ऑपरेशन किया, मैंने एक सिंगल ऑपरेशन किया और अब ये सर्च स्पेस n/2 से n/4 में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ रही है यार हम क्या कर रहे हैं? हम अपने सर्च स्पेस को आधा कर रहे हैं यूजिंग अ सिंगल ऑपरेशन, है ना। हम बस कंपेयर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर नोड से, उसके बाद हम चेक कर पा रहे हैं कि यार आधे तो हमारे काम के है ही नहीं, हमें बस बाकी के आधों पे काम करना है। बात सही है। तो ये ऐसे ही कहानी चलती रहेगी, हर एक टाइम पे हाफ करने के लिए हमें एक सिंगल ऑपरेशन करना पड़ रहा है ना। तो लास्ट में हमारे पास 1 बचेगा, लास्ट में हमारे पास एक सिंगल बंदा बचेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये वाला बंदा बचा था, तो हम इससे कंपेयर करके चेक कर सकते हैं यार, यानी कि यहाँ पे भी हम एक सिंगल ऑपरेशन ही कर रहे होंगे और हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो नोड है वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्री में है या नहीं है। बात सही है। तो बात करते हैं यार हमने टोटल ऑपरेशंस कितने किए हैं। हमने देखो ऑपरेशंस ये थे हमारे, हम जो काम कर रहे थे वो ये वाला था, है ना। हमने टोटल कितने ऑपरेशंस किए चेक कर सकते हो यार। देखो यार हम हाफ करते जा रहे हैं ना, लास्ट में हमारा 1 हो गया। मान लो ये काम करने के लिए मुझे h स्टेप्स लगे हैं, है ना। जितने मेरी ट्री की हाइट है ऑब्वियसली उतनी स्टेप्स लगने वाले हैं, ठीक है ना। और मुझे एक प्रॉपर्टी पता है यार, मुझे एक बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी पता है कि अगर मेरे बाइनरी ट्री की हाइट h है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी रहती हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स रहती है 2h+1 -1 है ना। ये मुझे पता है कि अगर मेरी बाइनरी ट्री की हाइट h है तो जो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल नोड्स है वो इतनी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ से यार मैं इस h की वैल्यू निकाल देता हूँ। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी, पहले -1 इस साइड ले आएंगे तो हमारा 2h+1 हो गया हमारा n+1। इससे मैं कह सकता हूँ कि यार हमारा h है log2 n+1 -1, है ना। इसको मैं नियरली लिख देता हूँ यार log2n, है ना। तो यानी कि ये नंबर ऑफ स्टेप्स पता चल गया हमको कि यानी कि ये जो एक एक ऑपरेशन किए थे हमने वो कितनी बार किए थे, वो हमने log2n बार किए थे, है ना। तो हमारी जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हमारी log2n ही आ जाएगी, ठीक है यार। तो हमें समझ में आ रहा है कि एक बाइनरी ट्री को सर्च करने के लिए जो ये कॉम्प्लेक्सिटी थी हमारी log2n वो कहाँ से आई, ठीक है, हमें समझ में आ रहा है, ठीक है यार। तो हमें समझ में आ रहा है कि बाइनरी सर्च ट्री के लिए हमने जो ये सर्च है ये log2n में कैसे कर दिया, है ना। लेकिन यार यहाँ पे हमने एक एजम्पशन लिया है, ये सर्च करते टाइम हमने ये एजम्पशन लिया है कि ये जो हमारा ट्री था यार जिस पे हम सर्च कर रहे थे, जिसके ऊपर हम ऑपरेशंस कर रहे थे, वो बैलेंस्ड है। बैलेंस का मतलब क्या है यार, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यार जब मैं यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, मैं अपने लेफ्ट पार्ट को नेग्लेक्ट कर रहा था कि यार मेरा बंदा तो राइट पार्ट में ही मिलेगा। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यार मेरे जो ये n बंदे थे ये आधे आधे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं मेरे लेफ्ट और राइट पार्ट में, है ना। कहने का मतलब क्या है यार, मेरी जो ट्री है वो एक हाइट बैलेंस ट्री है। बात सही है, यानी कि मेरा जो ये ट्री था उसमें कुछ बंदे इस साइड थे और जो बंदे कुछ बंदे इस साइड थे, ये नियरली हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों हाफ में, है ना। बट ज़रूरी नहीं है यार हर बाइनरी सर्च ट्री ऐसा ही हो। बात सही है, ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक बाइनरी सर्च ट्री बैलेंस्ड ही हो। फॉर एग्जांपल ये वाला ट्री देखते हैं, है ना, ये सेम ही बंदे हैं यार, ये सेम ही एलिमेंट्स है जो हमारे पिछले वाले ट्री में थे, और मान लो हमें सेम ही बंदा सर्च भी करना है, हमें 20 सर्च करना है यहाँ पे। बात सही है, तो मुझे कितना काम करना पड़ रहा होगा यार। यहाँ पे बात करते हैं हमारा सर्च स्पेस कैसे डिक्रीज हो रहा है। देखो सबसे पहले जब मैं रूट पे था, ये हमारी रूट थी, है ना। जब मैं रूट पे बैठा था तो मेरे पास n बंदों का सर्च स्पेस था, यानी मुझे n बंदों पे काम करना था। बात सही है। मैंने अपना जो डेटा था, मैंने जो ये 20 था, ये मैंने अपनी रूट से कंपेयर किया, मैंने चेक किया कि यार 30 के लेफ्ट में है या राइट में है। तो वो बोला कि यार लेफ्ट में है, ठीक है भाई मैं लेफ्ट में चला गया, ठीक है। मैंने एक ऑपरेशन किया, लेकिन मेरा सर्च स्पेस कितना रिड्यूस हुआ यार, मेरा ये सर्च स्पेस सिर्फ एक से रिड्यूस हुआ, यानी कि मेरा अब सर्च स्पेस n-1 एलिमेंट्स का है ना। क्योंकि इसके राइट में तो कुछ था ही नहीं ना, इसके राइट में तो कुछ था ही नहीं, सारे के सारे एलिमेंट्स जो n-1 एलिमेंट्स थे वो मेरे लेफ्ट में ही थे। तो यानी कि एक सिंगल ऑपरेशन के बाद मेरा सर्च स्पेस बस n-1 तक ही पहुंच पाया। सेम कहानी यहाँ पे चल रही होगी यार, मैं अब इससे कंपेयर करूंगा, ये मेरे को बोलेगा कि यार लेफ्ट में ही है, मैं फिर से लेफ्ट में जाऊंगा, यानी कि मैंने एक ऑपरेशन और किया, लेकिन मेरा सर्च स्पेस अभी भी बस एक से ही रिड्यूस हुआ। अब मेरे सर्च स्पेस में n-2 बंदे हैं, है ना। तो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है यार, ऐसे ही सिर्फ एक एक ऑपरेशन करने से हम एक एक ही सर्च स्पेस रिड्यूस कर पा रहे हैं और लास्ट में हम 1 पे पहुंचे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने टोटल ऑपरेशन कितने कर दिए, देखो n से 1 तक लाने में हमने एक एक ऑपरेशन किया हर एक काम पे, है ना। तो यानी कि मैंने जो टोटल टाइम कर दिया, जो टोटल टाइम खर्च कर दिया मैंने O ऑफ n कर दिया। बात सही है, यानी कि इस टाइप का बाइनरी सर्च ट्री, इस टाइप का बाइनरी सर्च ट्री इज इक्विवेलेंट टू लिंक्ड लिस्ट या फिर एरे, है ना, कुछ भी कह सकते हैं। बात सही है। तो यानी कि अगर हमारा बाइनरी सर्च ट्री इस टाइप का है तो उसका यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। बाइनरी सर्च ट्री को यूज़ करने का तभी फ़ायदा है जब वो हाइट बैलेंस्ड हो, यानी कि उसकी हाइट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना हो लेफ्ट और राइट चाइल्ड में। बात सही है। तो हमें समझ में आ रहा है यार कि हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री है उसकी जो ये कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो हमने ये log2n निकाली, ये बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है। इसको बेस्ट केस कह सकते हैं या फिर इसको एवरेज भी कह सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि यार बाइनरी सर्च ट्री में ये हाईली अनलाइकली है कि सारी की सारी नोट्स हम हर एक पॉइंट पे लेफ्ट साइड ही रख रहे होंगे, है ना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यार कि बाइनरी सर्च ट्री में हमारी जो एवरेज या बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो लोग है ना, लेकिन जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो वर्स्ट केस थी, यानी कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, वो अभी भी O ऑफ n ही है ना। हम मेक श्योर कर सकते हैं कि यार इस वर्स्ट केस को हम हिट ना करें। बात सही है।
तो ये तो कहानी थी यार सर्च की। मान लो हमें कोई एलिमेंट सर्च करना है तो हमें इतना काम करना पड़ रहा होगा। अब और ऑपरेशंस की बात करते हैं यार। मान लो मेरे को बाइनरी सर्च ट्री था, ये हमारा एक बाइनरी सर्च ट्री था और इसमें हमें एक इंसर्ट करना था एलिमेंट जो कि 23 है। बात सही है। इस बाइनरी सर्च ट्री का अभी भी हमें सिर्फ रूट दे रखी होगी, तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे इसको, या फिर ये बात करते हैं कि इसको इंसर्ट करने में हमें कितना समय लग रहा होगा। तो यार देखो, ये इंसर्ट करने के लिए भी हमें log n ही समय लग रहा होगा। कैसे? मेरे को ये ट्री गिवन था तो मैं सबसे पहले अपनी रूट से कंपेयर कर रहा हूँ कि यार ये जो 23 इंसर्ट होना है वो लेफ्ट साइड में होना है या राइट साइड में होना है। बात सही है। तो मेरे को पता चल गया कि यार 23 तो राइट साइड में होना है क्योंकि वो 15 से बड़ा है, तो मैं बस राइट में गया। अब मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ कि यार भैया लेफ्ट में होना है या राइट में होना है। 25 से हमारा 23 छोटा है तो हम इसके लेफ्ट में जाएंगे। अब मैं इससे कंपेयर करूँगा कि यार इसके लेफ्ट में होना है या राइट में होना है। 20 से तो बड़ा है तो हम इसके राइट में जाके सिंपली एक नोड इंसर्ट कर देंगे 23। बात सही है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है यार, हमें वो पोजीशन ढूंढनी थी ना। देखो इंसर्ट के टाइम पे क्या काम करना होता है, हमें पोजीशन ढूंढनी होती है कि हमें एक्चुअल में इंसर्ट कहाँ पे जाके करना है ना। तो वो पोजीशन ढूंढने में हमें हर एक स्टेप पे यार देखो, यहाँ पे भी हमारे हाफ एलिमेंट्स एलिमिनेट हो रहे हैं, है ना। इस पॉइंट पे भी हमारे ये हाफ वाले एलिमिनेट हो रहे हैं, तो हर एक पॉइंट पे अभी भी हम हाफ ऑफ काम करे जा रहे हैं। यानी कि जो हमें पोजीशन ढूंढनी है कि कहाँ पे इंसर्ट करना है वो हाफ ऑफ हो जा रही है। तो ये जो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी होगी यार, ये भी हमारी ऑफ log n ही रहेगी, है ना। तो मैं कह सकता हूँ यार कि इंसर्ट करने के लिए भी मुझे ऑफ log n समय लग रहा होगा। बात सही है। बात करते हैं यार अब रिमूव की। मान लो मुझे डिलीट करना है इस वाले ट्री में अपना 13 डिलीट करना है, ठीक है। तो फिर से सेम कहानी बन रही होगी यार। इस ट्री में सबसे पहले तो हम सर्च कर रहे होंगे, सबसे पहले तो इस ट्री में हम सर्च करेंगे कि यार 13 कहाँ पे है ना। वो सर्च हमें पता है। अब हम हाफ हाफ स्टेप्स कवर करके इस 13 को log n में सर्च कर सकते हैं, है ना। हम log base 2n में सिंपली सर्च कर पा रहे होंगे कि हमें जो एलिमेंट डिलीट करना है वो कहाँ पे है। बात सही है। अब डिलीट करने के लिए क्या करना होता है यार, बाइनरी सर्च ट्री में डिलीट करने के बाद मान लो इस नोड को तो मैंने उड़ा दिया सिंपली, है ना, क्योंकि ये लीफ नोड थी। बट मान लो मुझे ये वाली नोड डिलीट करनी थी, 10 डिलीट करना था। तो डिलीट करने के बाद यार इसको डायरेक्ट डिलीट नहीं कर रहे होंगे हम, हमें जो ये बची हुई नोट्स हैं, जो इसके सब ट्री वाली नोट्स हैं, उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो वाली एडजस्टमेंट यार हम कांस्टेंट टाइम में कर सकते हैं, यानी कि ऑफ 1 में कर पा रहे होंगे हम, है ना। तो हमें समझ में आ रहा है यार, डिलीट के लिए जो सर्च वाला काम है वो तो हमें log n में करना है, और जो एडजस्टमेंट वाला काम है वो ऑफ 1 में करना है। तो हमारा जो डिलीट है यार वो भी ऑफ log base 2n में हो रहा होगा, ठीक है। तो हमें समझ में आ रहा है यार बाइनरी सर्च ट्री में जो डिफरेंट ऑपरेशन है वो log base 2n में कैसे हो जाते हैं, है ना। तो यार मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास कोई बाइनरी सर्च ट्री गिवन है तो उसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सारे ऑपरेशंस की, यहाँ पे हम सारे ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, सर्च इंसर्ट एंड रिमूव, वो बेस्ट केस तो है यार log base 2n। लेकिन जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी अभी भी O of n ही है। बात सही है। log base 2n कब आएगी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी, जब हमारा बैलेंस बाइनरी ट्री होगा, है ना। हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री है वो एक बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है। लेकिन अगर हमारे पास लीनियर बाइनरी सर्च ट्री मिल गया, यानी कि सारी के सारी नोट्स हमारी एक ही डायरेक्शन में जाई जा रही हैं, या तो सारी लेफ्ट में जा रही होंगी या फिर सारी राइट में जा रही होंगी, तो उस केस में हमारा BST यार लीनियर BST की तरह यूज़ हो रहा होगा, यानी कि इट इज़ इक्विवेलेंट टू यूजिंग लिंक लिस्ट या फिर एरेज, है ना। ठीक है यार, हमें समझ में आ रहा है कि बाइनरी सर्च ट्री का सीन क्या रहता है। ठीक है भाई, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है यार कि अगर मान लो हमारे पास स्टार्टिंग में एक बैलेंस बाइनरी ट्री है तो वो हमेशा ही बैलेंस्ड रहेगा, है ना। कैसे? देखो यार, मान लो मैं तुमको ये वाला बाइनरी ट्री देता हूँ, है ना। मैंने तुमको ये वाला बाइनरी ट्री जिसकी रूट ये 15 थी वो मैंने तुमको दिया है, ठीक है। अब मैं तुमको इंसर्ट के कुछ कुछ ऑपरेशंस देता हूँ, है ना। मैं तुमको बोल रहा हूँ कि यार कुछ कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं तुमको, ठीक है। तो यार मैं हो सकता है कि मैं तुमको कुछ ऐसे ही एलिमेंट्स दे रहा हूँ जो कि इसको लीनियर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको जो भी एलिमेंट दे रहा हूँ वो 30 से बड़े दिए मैंने। अब मान लो जो भी मैं तुमको इंसर्ट वाले एलिमेंट्स दे रहा हूँ मैं तुमको 30 से बड़े दिए जा रहा हूँ। मैंने पहले 31 इंसर्ट करवाया जो यहाँ पे होगा, देन 32 करवाया फिर यहाँ पे होगा, इसी तरीके से एलिमेंट्स इंसर्ट हो रहे हैं। तो यार ये जो हमारा बैलेंस BST था वो भी धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा एक लीनियर BST में, है ना। तो फिर से हमारा जो सर्च वाला काम है, इंसर्ट वाला काम है, वो सारा का सारा log n से धीरे धीरे ऑफ n की तरफ जा रहा है ना, विच इज़ नॉट करेक्ट यार, है ना। मान लो हमारे पास BST है भी, हमने बैलेंस BST बना भी लिया, बट हो सकता है ना यार जो आगे के ऑपरेशंस है वो तो मेक श्योर नहीं कर रही कि यार ये हमारा BST हमेशा ही एक बैलेंस BST रहेगा। बात सही है। तो इसके लिए यार हम क्या कर सकते हैं, देर इज समथिंग कॉल सेल्फ बैलेंस बाइनरी ट्री, है ना, या फिर हाइट बैलेंस बाइनरी ट्री, ठीक है। तो हमारे पास मैकेनिज्म होते हैं यार कि मेक श्योर करने का कि हर जब भी हम इंसर्ट या रिमूव करें तो ये जो बैलेंस बाइनरी ट्री है हमारा, ये सेल्फ बैलेंस करता रहे खुद को, यानी कि वो खुद को दोबारा से बैलेंस करता रहे, है ना। इस तरीके की इंप्लीमेंटेशन करें यार, काफ़ी सारे तरीके रहते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल हम AVL ट्रीज की बात करें या फिर रेड ब्लैक ट्रीज की बात करें, वो सेल्फ बैलेंसिंग होते हैं, है ना। तो जब भी हम इन वाले ट्रीज पे कुछ भी ऑपरेशन करते हैं तो वो मेक श्योर करते हैं यार उनकी जो हाइट है वो हमेशा बैलेंस्ड ही रहे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एक BST गिवन है तो वो हमेशा ही एक बैलेंस BST रहेगा। बात सही है। इट कैन बी चेंज बट वी हैव द मैकेनिज्म टू मेक श्योर कि कभी भी वर्स्ट केस ना आए। बात सही है यार।
तो हमने काफ़ी कुछ देख लिया है ना। हमने देख लिया है कि बाइनरी सर्च ट्रीज होते क्या है ना। हम कब किसी बाइनरी ट्री को बाइनरी सर्च ट्री बोलेंगे। हमने देख लिया है यार जो डिफरेंट ऑपरेशन है किसी भी बीएसटी में वो क्या क्या हो सकते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, सर्च कैसे करते हैं, एंड उन सारे के सारे ऑपरेशन की हमने बेस्ट एंड वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख ली है। और हमने ये भी देख लिया यार कि इस वर्स्ट केस को हिट करने से कैसे बचा जा सकता है यार। तो आज का कार्यक्रम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर रहे होंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ बीएसटी फ्रॉम एन एरे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अलविदा, खुदा हाफिज, जय हिंद।